गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग एवरीवन। ऑल राइट। ठीक है सर। तो मार्च का सर करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अभी बीच में क्लास ऑफ करनी पड़ गई थी। कोई दिक्कत नहीं। आज हम फिर वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से आपका लास्ट टाइम पे छोड़ा था। ठीक है। आई थिंक 55 क्वेश्चंस लास्ट क्लास में कवर हो गए थे। तो उसके आगे के आज करेंगे। गुड इवनिंग धीरे जी। ठीक है। तो 55 के आज करेंगे आगे के। तो मार्च का करंट अफेयर्स हम लोग से डिस्कस कर रहे थे। तो पहले पिछले कुछ क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं जो पहले हम लोगों ने डिस्कस करे थे। जैसे अभी ये क्वेश्चन था, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अनाउंस फॉर द फर्स्ट टाइम द डिस्कवरी ऑफ अ लार्ज डिपॉजिट ऑफ लिथियम 8.5 million tons of lithium. Which of the following countries has announced for the first time the discovery of a large deposit of lithium? ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या फिर पाकिस्तान? बताइए सर, करेक्ट आंसर क्या होगा? किस कंट्री ने अनाउंस करा है? अभी उनके पास लिथियम मिला। अभी हमने इंडिया में देखा था सर। इंडिया में इट वाज विद क्या था? जम्मू कश्मीर। और तो इसका आंसर क्या है? ईरान। चलो जी। ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करा था। नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट लिव्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑन रिकॉर्ड विच हैज रिसेंटली अफेक्टेड मोजाम्बिक? ये भी सर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जल्दी से सर क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर कमेंट करिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज साइक्लोन फ्रेडी। ओके। ये लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करा था। अभी ऑक्सीजन 18 डिटेक्ट किया है इन अर्थ मेसोस्फीयर एंड लोअर थर्मोस्फीयर यूजिंग द स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी एंड इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। सोफिया इज a joint project between NASA and which of the following space agencies? बताइए सर। हाँ जी सर, तो ये इसका आंसर था। जर्मन एरोस्पेस सेंटर के साथ मिलकर बना है। ठीक है। तो ये सर 55 क्वेश्चंस लास्ट क्लास में यहाँ तक डिस्कस कर लिए थे। इसके आगे आज कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 एक ऑर्गेनाइजेशन है, शॉर्ट में कहते हैं उसे सिप्री। तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय सिप्री, सिप्री की फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। इसका काम क्या है? मेनली ये दुनिया में कितने वेपन्स खरीदे जा रहे हैं, कितने बेचे जा रहे हैं, इन सब का पूरा डिटेल रखता है। तो ये अभी इसने रिपोर्ट पब्लिश की है कि 2018 से 2022 तक किस कंट्री ने कितना एक्सपोर्ट किया है, कितना इंपोर्ट किया है। हथियारों को, आर्म्स को किसने कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से 2018 से लेकर अगर 2022 तक की बात करो, द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर? हाँ जी सर, 2018 से 2022 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर? इंडिया, सऊदी अरेबिया, कतर या ऑस्ट्रेलिया? हाँ जी। वैसे इंडिया वन ऑफ द लीडिंग आर्म्स इंपोर्टर हमेशा रहता है। तो इंडिया तुक्का लगाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, बट मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ। ठीक है। और वैसे भी ये भी इस बात को भी कंसीडर करिएगा कि इस टाइम इंडिया का आर्म्स एक्सपोर्ट बढ़ा है, तो आर्म्स पे डिपेंडेंस हमारी इंपोर्ट पर कम हुई है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। ठीक है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलो, तो दानियाल जी ने कंफर्म बोल दिया, ए बहुत अच्छी बात है। करेक्ट आंसर इज इंडिया। बिल्कुल सर। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारा एक्सपोर्ट आर्म्स का बढ़ गया है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अब हम काफ़ी हद तक डिपेंडेंट हो, मतलब हमारा
लोकल मैन्युफैक्चरिंग आर्म्स की बढ़ गई है, अब हम काफ़ी चीज़ें खुद मैन्युफैक्चर कर पाते हैं। बट स्टिल अगर 2018 से 2022 के डेटा की बात करो तो अभी भी हम दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर हैं। ठीक है, तो इस बार भी सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर हम हैं। और हमारे बाद नेक्स्ट नंबर पे है सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया के बाद आता है कतर, देन ऑस्ट्रेलिया, देन आता है चाइना। ठीक है, चाइना भी आप देख सकते हो, चाइना भले ही सब कुछ खुद मैन्युफैक्चरर है, स्टिल आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ नंबर पे चाइना वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है, स्टिल ऑफ द फैक्ट चाइना इतनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया सेकंड नंबर पे। ठीक है अल्लाह जी। चलो, इसी तरह से फिर आप पूरा लिस्ट देख सकते हो, चाइना के बाद आता है इजिप्ट, देन साउथ कोरिया, देन आपका पाकिस्तान, देन आपका जापान, देन आपका यूएई। ठीक है, इस तरह से लिस्ट चलेगी। इसी के साथ साथ ये बात तो हो गई सर इंपोर्टर्स की, इंपोर्ट कौन कर रहा है। एक्सपोर्टर कौन है सर, दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स एक्सपोर्टर की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है सर आपका यूएसए। आप देख सकते हो कितने बड़े मार्जिन से ये आ गए, दुनिया का मतलब जितना दुनिया भर में आर्म्स का एक्सपोर्ट हो रहा है उसका 40% कौन कर रहा है, 40% आपका यूएसए कर रहा है। ठीक है, एक्सपोर्ट के मामले में सर हम अभी कहीं भी नहीं है, टॉप 10 में हम एक्सपोर्ट के मामले में कहीं भी नहीं है, बल जबकि उसकी जगह आप चाइना को देखो, इंपोर्ट में भी वो कितने नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे है, और एक्सपोर्ट में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एक्सपोर्ट के मामले में भी वो फिफ्थ फोर्थ नंबर पे। अगर वो इंपोर्ट कर रहा है तो एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो यूएसए सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता 40%, देन रशिया 16%, देन फ्रांस 11%, देन चाइना 5.2%, देन जर्मनी, देन इटली, देन यूके, देन इजराइल, देन स्पेन एंड सो ऑन। ठीक है, दैट इज योर लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर। तो ध्यान रखिएगा सर, इंपोर्टर कौन है सबसे बड़ा, इंडिया, और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है, यूएसए। हो सकता है आपसे इंपोर्टर ना पूछ ले, एक्सपोर्टर पूछ ले। ठीक है, तो दोनों ही चीजों को ध्यान आपको देना है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 57 पे। रिसेंटली द 13th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 was held between India and which of the following countries। अभी एक एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र हुई थी, इंडिया और कोई एक और कंट्री थी, उन दोनों के बीच में। तो आपको वो कंट्री बताना है। ठीक है, वो कंट्री बनाना है किसके साथ हुई थी। तो एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और किस कंट्री के साथ हुई है, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, या फिर आपका नेपाल। हाँ जी सर, लगाइए तुक्का, जो बैठता है आंसर वो करिए आप, बिंदास अटेम्प्ट करिए सर ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो मन में आए उसको आंसर दो, यहाँ कोई आपका आंसर चेक नहीं कर रहा है। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र सर हमारी किसके साथ होती है। चलो जी, करेक्ट आंसर की बात करते हैं, करेक्ट आंसर है सिंगापुर। ठीक है, करेक्ट आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर भी एक कंट्री है। अच्छा, सिंगापुर की कैपिटल बहुत टफ है। चलो, तोदक जी का तुक्का बैठ गया, बहुत अच्छी बात है। सिंगापुर की सर कैपिटल भी सिंगापुर है, बहुत टफ है ना याद करना। सिंगापुर की कैपिटल का नाम भी सिंगापुर है, बहुत बढ़िया। सिंगापुर की लोकेशन देखो तो ये आपका साउथ ईस्ट एशिया है। ठीक है, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ये सारी कंट्रीज हैं। इसके बाद ये नीचे अगर आप आओगे तो आपको एक कंट्री मिलेगी, मलेशिया। ठीक है, इतना पोर्शन मलेशिया का है। उसी पोर्शन में यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री आपको मिल जाएगा, सिंगापुर। ठीक है, इधर ही मलेशिया के जस्ट नीचे आपको एक छोटा सा कंट्री मिल जाएगा, सिंगापुर। तो ये सिंगापुर की लोकेशन है, छोटा सा कंट्री है और छोटी सी कैपिटल है सिंगापुर, ध्यान रखिएगा। Moving to the question number 58. Recently, RBI has granted an infrastructure finance company status to which of the following government companies? ठीक है, इनमें से किस गवर्नमेंट कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का स्टेटस मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी क्या होती है, जैसे बैंक्स होती है ना, बैंक्स का काम क्या होता है,
लोन प्रोवाइड करना है। बैंक्स कैसे लोन प्रोवाइड करती है? आपको कोई बिजनेस ओपन करना है, आपको एजुकेशन लोन चाहिए, हेल्थ के लिए लोन चाहिए, आपको क्या कहते हैं कार लोन चाहिए, ठीक है, आपको अलग अलग तरह के इस तरह के लोन प्रोवाइड करता है। लेकिन कुछ कंपनीज होती हैं वो बैंक्स नहीं होती हैं, वो नॉन बैंक्स होती हैं, वो बैंक्स की तरह फंक्शन नहीं करती हैं, उन्हें हम नॉन बैंक्स कहते हैं, ठीक है। नॉन बैंक्स फाइनेंशियल कंपनीज, उनका नाम क्या है सर? नॉन बैंक्स फाइनेंशियल कंपनीज, शॉर्ट में एनबीएफसी कहते हैं। तो ये कंपनीज क्या करती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग करती हैं। जैसे अगर आपको कोई मान लो एयरपोर्ट बनाना है तो ये पैसा देंगे, आपको मॉल बनाना है ये पैसा देंगे, ठीक है, आपको रेलवे स्टेशन में काम करना है ये पैसा देंगे। मतलब ये कुछ कंपनीज होती हैं जो एनबीएफसी का एक टाइप होती हैं, वो कंपनीज सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करती हैं, ठीक है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करती हैं। जैसे एक कंपनी थी अभी डूब रही थी तो काफी न्यूज में थी, आईएल एंड एफएस, ठीक है। तो इस तरह की जो कंपनीज होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग करती हैं, तो उनको एक स्टेटस मिल जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। तो इनमें से कोई एक सरकारी कंपनी, उसको भी ये स्टेटस मिल गया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, यानी वो कंपनी भी अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन दे सकती है, ठीक है। तो क्या लगता है? देखो सोचने वाली बात है, बीएसएनएल तो नहीं लग रहा है, ठीक है, बीएसएनएल तो नहीं हो सकता, बाकी क्या लग रहा है? अब इसमें आप लोगों को जो लॉजिक बैठे वो लॉजिक लगा के आंसर दो, ठीक है। करेक्ट आंसर की बात करें, इट इज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। ये एक मिनी रत्न है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट जो है सरकारी कंपनीज को कैटेगराइज करती है जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा के देती है, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, तो ये थर्ड कैटेगरी वाली कंपनी है मिनी रत्ना, ठीक है, सरकारी कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर ये कंपनी आती है, ठीक है। इसको भी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का टैग मिल गया है, ठीक है। इसको, ये भी एक तरीके की एनबीएफसी है, एनबीएफसी में भी इसको भी फाइनेंस क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का टैग मिल गया। अब ये इस टैग का यूज करके करेगी क्या? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इस टैग का करेगी क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन देगी। अब लेकिन ये इसका नाम में ही रिन्यूएबल एनर्जी है, तो ये कंपनी जो है सिर्फ और सिर्फ आप कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करेगी? रिन्यूएबल एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करेगी। क्योंकि देखिए प्राइवेट कंपनीज का क्या है, वो हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड नहीं करेंगे, उन्हें जहां फायदा दिखेगा वहां पैसा लगाएंगे। लेकिन सरकार चाहती है रिन्यूएबल एनर्जी के भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे अगर किसी को मान लो हाइड्रो पावर प्लांट लगाना हो, किसी को सोलर प्लांट लगाना हो, जो रिन्यूएबल एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको गवर्नमेंट डेवलप करना चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है उसको भी पैसा मिले। तो प्राइवेट कंपनी सोचती है इसमें शायद मुनाफा ना हो, तो उनके लिए उतना वो प्रॉफिटेबल ना हो, तो इसीलिए वो उसको अवॉइड करती हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने अपनी खुद की कंपनी को ये स्टेटस दिलवाया, ताकि ये सरकारी कंपनी है ना, तो ये प्रॉफिट नहीं देखेगी, ये ज़रूरत देखेगी कि अगर यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट लगाने की ज़रूरत है तो ये सरकार अगर चाहेगी तो ये पैसा दे के लगवा देगी, ठीक है। तो इसके थ्रू मतलब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करेगी। तो अगर किसी को अब सोलर प्लांट लगाना होगा तो अलग अलग एनबीएफसी के पास भटकने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आयरिडा के पास आएगा, क्योंकि ये किस के लिए मेनली डील कर रही है? ये डील कर रही है आपका रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये समझ में आ रहा है तो मेरे को थम्स अप दीजिए, इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? तो आईरिडा को भी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का टैग मिल गया, ठीक है। अब देखो दो होती हैं, एक होती है बैंक, एक होती है नॉन बैंक, ठीक है। ब्रॉडली अगर डिवाइड करें, एक होती है बैंक, एक होती है नॉन बैंक, जिन्हें हम एनबीएफसी कहते हैं। इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है? एन बैंक्स में आप देखोगे ये डिपॉजिट्स लेते हैं, ठीक है, ये डिपॉजिट्स लेते हैं, ठीक है, ये आपका क्या लेते हैं? डिपॉजिट्स, और वो भी कौन से डिपॉजिट्स? डिमांड डिपॉजिट्स। बैंक्स जो होती हैं
वो, या ये चलो छोड़ो, डिमांड टाइम छोड़ो, ये मेनली डिफरेंस ये होता है कि बैंक्स में आप पैसा कहाँ से आता है, ये आम जनता से पैसा कलेक्ट करते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं। ये आम जनता से पैसा नहीं लेते हैं। जनरली आप देखोगे एनबीएफसी आम जनता से पैसा नहीं लेते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है बैंक्स और एनबीएफसी। ये कहीं और से पैसा लोन पे उठाएंगे या कहीं से इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिर उस पैसे को यहाँ आगे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। इसी ये बस एक तरीके से पैसे को सर्कुलेट करते हैं। बैंक क्या करती है, जो पैसा इसके पास डिपॉजिट में आता है उसको सर्कुलेट करती है। ये कहीं और से पैसा लाएंगे, कहीं और लगाएंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है एनबीएफसी बैंक में। बाकी लोन दोनों ही देती है, ठीक है, लोन के लिए दोनों ही कार्यरत हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। Recently, which of the following organizations has launched the ATL सारथी? ठीक है, एक इनिशिएटिव है ATL सारथी। ATL की फुल फॉर्म मैं बता दूं, शायद अब आप इसका आंसर कर पाओ, अटल टिंकरिंग लैब। ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब। अटल इनोवेशन मिशन शायद आपने सुना हो, इसके बारे में हम लोग कई क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन पे कई सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। तो वही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज लॉन्च द एटीएल सारथी? आरबीआई, नीति आयोग, इसरो, सेबी। हाँ जी, तो अटल इनोवेशन मिशन, थोड़ा भी पिछले महीनों का करंट अफेयर्स आपने पढ़ा हो तो बता पाओगे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस करा है। लगभग हर महीने में एक सवाल अटल इनोवेशन मिशन पे आ ही जाता है, ठीक है। हाँ जी सर, लगाइए तुक्का। तो तोड़क जी लगा रहे हैं ए पर। हाँ जी सर, बी है कि डी है, क्या है? तो एटीएल सारथी मिशन, दबा के तुक्के लग रहे हैं। चलो करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर इज ऑफ नीति आयोग। देखो अटल इनोवेशन मिशन, हमेशा ध्यान रखना इसे कौन चला रहा है, नीति आयोग। इस मिशन का पर्पस ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो इनोवेटिव माइंड डेवलप करें, ठीक है, उनका इनोवेशन स्ट्रांग हो। तो उसी के लिए वो कुछ लैब इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं अटल टिंकरिंग लैबोरेटरीज। स्कूल्स में ये लैब इस्टेब्लिश की जाएगी और इसका पर्पस वही होने वाला है, ठीक है, स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करना, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, एडेप्टिव लर्निंग, फिजिकल कंप्यूटिंग, ये सारी चीज़ों पे काम करना, ठीक है। तो उसके लिए अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज डेवलप की जा रही हैं, उसी को हम कह रहे हैं एटीएल सारथी, ठीक है। उसी को हम कह रहे हैं एटीएल सारथी। तो ये सारी जो लैब्स होंगी इनकी एफिशिएंसी कौन बढ़ाएगा? एटीएल सारथी बढ़ाएगा, ठीक है। तो अटल टिंकरिंग लैब, अटल इनोवेशन ये सब कुछ भी सुनो तो डायरेक्ट आंसर क्या लगाओगे आप आके? डायरेक्ट आंसर लगाओगे आप नीति आयोग, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। Doha political declaration recently seen in news is related to which of the following? Least developed countries, Russia-Ukraine conflict, human rights in Afghanistan, Israel-Palestine issue। अभी ग्लोबल लेवल पे एक डिक्लेरेशन साइन हुआ है, दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन। तो ये किससे रिलेटेड है? ये सर आपका लीस्ट डेवलप कंट्रीज से रिलेटेड है, ये आपका रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, ये अफगानिस्तान में ह्यूमन राइट से रिलेटेड है, या फिर ये आपका इसराइल पैलेस्टीन इशू से रिलेटेड है। दोहा किसकी कैपिटल है, ये पता है किसी को? दोहा इज ए कैपिटल, दोहा एक सिटी है और कैपिटल भी किस कंट्री की? तो ध्यान रखना, दोहा इज ए कैपिटल ऑफ कतर, ठीक है, कतर की कैपिटल। तो ये दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन ये रिलेटेड है लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज से, ठीक है।
किससे रिलेटेड है? लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज से। तो इनका पर्पस ये है कि एक दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन को इम्प्लीमेंट करना है, ताकि इन्होंने क्या है, दुनिया की 46 मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज यानी 46 मोस्ट लीस्ट डेवलप कंट्रीज आइडेंटिफाई किए। ठीक है, इन लोगों ने क्या करा है, दुनिया भर की 46 मोस्ट लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज आइडेंटिफाई करी हैं, और उन कंट्रीज को ये लोग हेल्प करेंगे ताकि वो अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करें। उनमें पॉवर्टी एंड करनी है, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी है, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम एड्रेस करना है, ठीक है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकना है, और कोविड 19 से रिकवर करने में मदद करनी है, और एक रेजिलियंस बिल्ड करना है ताकि किसी तरह का फ्यूचर शॉक को वो लोग झेल पाए। ठीक है, तो ये लीस्ट डेवलप कंट्रीज के लिए डिक्लेरेशन साइन हुआ है। अब ये लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं कौन सी, इसको आइडेंटिफाई कौन करता है? यूनाइटेड नेशन आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ने एक पूरी लिस्ट दी है 46 लीस्ट डेवलप कंट्रीज की, जिसमें से 33 कंट्रीज तो अकेले आपकी अफ्रीका से हैं। ठीक है, तो मोर देन हाफ कंट्रीज आप देख सकते हो अकेले कहाँ से हैं, अफ्रीका से। एशिया से 9 है, कैरेबियन आइलैंड्स वाले इलाका देखो तो वहां से एक है हाइती, पैसिफिक से देखो तो किरिबाती, सोलोमन आइलैंड्स और तुवालू, ये आपका दीज डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं। इन सारी कंट्रीज में आप देखोगे कहीं भी कोई भी नॉर्थ अमेरिका की कोई कंट्री नहीं है, इसमें साउथ अमेरिका की कोई कंट्री नहीं है, और यूरोप की तरह यहाँ पर कोई कंट्री नहीं है। ज्यादातर आप देखोगे या तो अफ्रीका में है, या फिर कुछ बचे कुछ थोड़े बहुत एशिया में, बाकी कुछ बचे कुछ आपके ये आइलैंड कंट्रीज हैं। ठीक है, तो ये हर 3 साल में रिवाइज किया जाता है। ठीक है, फिर हर 3 साल में ये रिवाइज करा जाता है लिस्ट को, जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज की है। ठीक है, और ये सारी रिपोर्ट किसको जाती है, ये सारा काम जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज की डिटेल किसके पास रहती है, तो यूनाइटेड नेशन का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, तो ये सारी रिपोर्ट किसके पास रहेगी, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की। ये मैप पे आप देख सकते हो, दीज आर और लीस्ट डेवलप कंट्रीज। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट है 46 लीस्ट डेवलप कंट्रीज की, ये आपको मैप में मिल जाएगा। तो एशिया में आप देख लो मेन मेन कौन है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, ठीक है, लाओ है और कंबोडिया है। तो ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर ये इधर बांग्लादेश है, 7 है। ठीक है, और फिर ये किरीबाती भी आ जाता है इधर, 8। ठीक है, तो ये सारी, और ये तिमूर लेस्ट से ये 9। तो ये कंट्रीज एशिया की हैं जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज में आती हैं। अब देखो इसमें थोड़ा सा देखने का नजरिया होता है कि जैसे भूटान है, भूटान को अगर आप जाके देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा, इवन भूटान इन्वायरमेंटली बहुत स्ट्रांग है, बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज से भी ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ पर जो डिसीजन आते हैं, यहाँ पे जो हमारे लिए डेवलपमेंट का मतलब है वो क्या है सर, इकोनॉमी। तो मेनली ये डेवलपमेंट किसके बेसिस पे देखा जा रहा है, इकोनॉमी के बेसिस पे देखा जा रहा है। अदरवाइज भूटान जैसी कंट्री बहुत रिच कंट्रीज हैं अगर आप नेचर की बात करें तो। ठीक है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस नेचर को कम, किसको ज्यादा कंसीडर कर रहा है, इकोनॉमी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। Recently, which of the following countries has inaugurated the Green Sand Project to store carbon dioxide, become the first country in the world to bury CO2 imported from abroad? बताइए सर, करेक्ट आंसर क्या होगा? एक प्रोजेक्ट चल रहा है ग्रीन सैंड, ठीक है, तो उसमें एक कंट्री है वो क्या कर रहा है, दूसरे कंट्री से CO2 लाएगा, वो दूसरे कंट्री से CO2 लाएगा और अपने आसपास के एरिया में उसे दफना देगा, बरी कर देगा। ठीक है, मेन ऑब्वियसली बात है जमीन में नहीं करेगा, ओशियन में करेगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट किस कंट्री ने लॉन्च किया है? ऑब्वियसली बात है वो पैसा कमाएगा, किसी और कंट्री से CO2 इंपोर्ट करेगा तो किसी का CO2 कम करेगा तो वो कंट्री तो खुश होगी ना सर। एक मिनट रुकिएगा ना।
हाँ जी, तो ये प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? चलो तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर इज सर डेनमार्क। डेनमार्क। तो प्रोजेक्ट ग्रीन सैंड विल बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर प्रो कार्बन स्टोरेज प्रोजेक्ट। तो डेनमार्क क्या करेगा, ये दुनिया भर से कार्बन लेके आएगा और क्या करेगा, टू बरी वास्ट अमाउंट ऑफ प्लैनेट हीटिंग कार्बन डाइऑक्साइड बी गैस बीनीथ द नॉर्थ सी फ्लोर। तो ये नॉर्थ सी जो है, ठीक है, नॉर्थ सी, इधर आप देख सकते हो ये यूके है, ठीक है, इधर यूके है, और ये इधर यूके है, इधर डेनमार्क है, इनके बीच में आपको जो सी दिख रहा है ये है नॉर्थ सी। तो नॉर्थ सी में उसको लाके दफना देगा, ठीक है। ये आप मेनली कौन करेगा, डेनमार्क करेगा। अब इसमें डेनमार्क की कैपिटल ध्यान रखना कोपनहेगन, ठीक है, डेनमार्क की कैपिटल है कोपनहेगन। इधर एक इंग्लिश चैनल का नाम ध्यान रखिएगा, इधर यूके और फ्रांस, इसके बीच में क्या आता है, ये इंग्लिश चैनल, एंड देन इधर इज स्ट्रेट ऑफ डोवर। तो ये कुछ फेमस नेम है आसपास के एरिया के ज्योग्राफी में, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। चलो तो ये बात हो गई सर डेनमार्क की। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। Recently, who amongst the following has been appointed as the new chairperson of the Pension Fund Regulatory and Development Authority? ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का अभी रिसेंटली नया चेयरपर्सन कौन बना है? हाँ जी सर, क्या होगा करेक्ट आंसर? हाँ जी, करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज दीपक मोहंती। तो अभी वो नए चेयरपर्सन बने हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के। सबसे पहले तो सर इसमें ध्यान रखना, ये आपकी स्टैच्यूटरी बॉडी है, ठीक है, यानी एक गवर्नमेंट लॉ के थ्रू ये बॉडी बनाई गई है, ठीक है, बाय एन एनैक्टमेंट ऑफ द पार्लियामेंट। इसका मेन पर्पस क्या है, जो सरकार की स्कीम चलती है ना, जो पेंशन के लिए, नेशनल पेंशन सिस्टम, ठीक है, नेशनल पेंशन सिस्टम को रेगुलेट करने का काम है इसका। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर ये आपका आता है, ठीक है। चलो तो नेशनल पेंशन सिस्टम को मैनेज करता है आपका PFRDA। देखो एग्जाम में क्या पूछ सकता है, एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल आपका जो क्वेश्चन है वो PFRDA की फुल फॉर्म है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। ये भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड है, जॉइंट एक्सरसाइज खंजर इंडिया और किस कंट्री के बीच हुई थी? देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज अभी तक AP PSC या APSSB एग्जाम्स में आप देखोगे तो बहुत एक्टिवली नहीं पूछा है, ठीक है, बहुत अभी तक मिलिट्री एक्सरसाइजेज पे क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। बट स्टिल हम मिलिट्री एक्सरसाइजेज डिस्कस करते हैं क्योंकि ये पोटेंशियल टॉपिक है, ठीक है। कुछ होते हैं चलो वो पूछे गए हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ होते हैं पोटेंशियल टॉपिक्स, यानी वो भले ही पूछे ना गए हों लेकिन उनकी बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कभी ना कभी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको वो मिस नहीं करना है। ऐसा नहीं हो कि आपके बाद वाले जो जूनियर्स हैं वो मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ें क्योंकि तब आपके एग्जाम में आ चुके हों, फिर आप कहोगे काश मैं पढ़ लिया होता, है ना। तो हमें दोनों ही चीजें लेके चलनी पड़ेंगी, जो पोटेंशियल टॉपिक्स हैं प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना। चलो तो खंजर एक्सरसाइज किसके साथ कर रही है, ये है सर के से खंजर, के से किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की कैपिटल ध्यान रखना बिश्केक। किर्गिस्तान की कैपिटल इज बिश्केक। जब भी कोई इंटरनेशनल कंट्री पढ़ो उसकी कैपिटल जरूर चेक करो। किर्गिस्तान की कैपिटल इज बिश्केक, ठीक है।
तो इसके ऊपर कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और इधर साइड है तुर्कमेनिस्तान। तो ये सारी कंट्रीज मिला के ये पूरा हिस्सा किसका कहलाता है, ये कहलाता है आपका सेंट्रल एशिया। ठीक है, ये कहलाता है आपका सेंट्रल एशिया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। According to the recent data provided by the Ministry of Education, which of the following states has the lowest rate of literacy in India? हाँ जी सर। तो अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने डेटा निकाला है। वैसे तो हर साल सेंसस पे हमें ये डेटा मिलता है, लेकिन अभी का सेंसस डिले हो गया है, 2021 में हो जाना था, बट काफ़ी कोविड का रीज़न फिर अभी और रीजंस हैं, तो उस वजह से ये सेंसस डिले हो गया। तो उसके हिसाब से अभी रिसेंट के डेटा के हिसाब से लोएस्ट लिटरेसी रेट क्या है। सेंसस 2011 के हिसाब से लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार का था। सेंसस 2011 के हिसाब से लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार का था। और अभी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री का डेटा है उसके हिसाब से भी लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार का। लोएस्ट लिटरेसी रेट में आपका बिहार है, देन आपका अरुणाचल है। ठीक है, अरुणाचल के बाद है राजस्थान। ये अभी लेटेस्ट डेटा की बात हो रही है। और ये डेटा तो सर सेंसस 2011 में भी मेंटेन था, वहां पर भी जो आपका सबसे ज्यादा लोएस्ट लिटरेसी रेट था बिहार का था, देन उसके बाद आपका अरुणाचल का था। ठीक है, चलो तो ये डेटा ध्यान रखना भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया कि अभी ये बताना है आपको, विच ऑफ द हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन इन इंडिया टू बी अवॉर्डेड द IUPAC 2023 डिस्टिंग्विश्ड वीमेन इन अवार्ड इन केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक ठीक है, देखो केमिस्ट्री में एक बॉडी होती है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नाइन्थ टेंथ क्लास में आप ये बॉडी का नाम पढ़ लेते हो। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो हाइड्रोकार्बन, उनकी जो नेमिंग होती है वो कौन करता है, IUPAC करता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री की फील्ड की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है IUPAC। तो इसने अभी एक पहली इंडियन विमेन को अवार्ड दिया है। ठीक है, 2023 डिस्टिंग्विश्ड विमेन अवार्ड किसको दिया गया है, कौन सी महिला थी इंडिया से जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है सर बताइए। तो ये अवार्ड्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो अवार्ड्स पूछे जाते हैं, तो अवार्ड्स भी करंट अफेयर्स का एक इम्पोर्टेंट फैक्शन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो जी, करेक्ट आंसर इज योर ज्योतिर्मयी मोहंती। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज योर ज्योतिर्मयी मोहंती। तो ज्योतिर्मयी मोहंती रिसेंटली बिकेम India's first women astrophysicist to receive the IUPAC 2023 Distinguished Women Award। ठीक है, तो ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है मुंबई में, उनकी साइंटिस्ट हैं। शी बिलोंग्स टू उड़ीसा, उड़ीसा से बिलोंग करती हैं ज्योतिर्मयी मोहंती जी। अभी प्रधानमंत्री ने भी उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया था जब उन्होंने ये अवार्ड जीता था। तो शी इज द फर्स्ट वीमेन फ्रॉम इंडिया टू विन दिस अवार्ड। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना IUPAC के हेडक्वार्टर कहाँ है, नॉर्थ कैरोलिना USA। ठीक है, चलो जी सर, तो ये आज का डिस्कशन था। तो इसके आगे के क्वेश्चंस वी विल फर्दर डिस्कस इन द फर्दर नेक्स्ट क्लास। ठीक है सर, तो अगली क्लास में मिलते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अपने कलीग्स के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं सर अगली क्लास में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।